सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 7 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे ट्रंप ने एडिशनल 25% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया है इंडिया पे। पहले ही 25% लगा हुआ था, अब एडिशनल 25% लगाने की बात कर रहे हैं। तो टोटल 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं इंडियन इम्पोर्ट्स पर अमेरिका। और ये नया टैरिफ बेसिकली रशिया से ऑयल इम्पोर्ट जो इंडिया करता है ना, उस रीज़न से लिया गया है यूएस के द्वारा। और जो पहला टैरिफ है 25%, ये जो है थर्सडे से लागू होगा। और जो एडिशनल 25% है, ये 21 दिन बाद लागू किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस एक्शन को बेसिकली अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बोला है। और इंडिया ने पहले ही यूएस को बताया था कि इंपोर्ट्स जो है इंडिया के मार्केट ड्रिवन है और 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाईलाइट किया कि यूएस और यूरोपियन यूनियन खुद रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और तो इस जो है 55% जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस के इस डिसीजन से डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे, है ना। और एक्सपोर्टर्स को 30 से 35% का जो है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा इन कंपैरिजन टू वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर ऐसे कंट्रीज से, है ना। तो ये एक सीवियर सेटबैक है इंडियन ट्रेड के लिए। तो अब जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इनके बीच में जो चल रहा है, तो उस पर भी अभी बातचीत चल रही है। और नेक्स्ट मीटिंग जो है 25 अगस्त को दिल्ली में है। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिया को अभी शांत रहना चाहिए और 6 महीने तक किसी भी टाइप के रिटेलिएशन से जो है बचना चाहिए, है ना। और रशिया से ऑयल लेना तभी रोका जाए जब इकोनॉमिकली फीजिबल हो, है ना कि यूएस के प्रेशर में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे जैसा हमें पता है कि जो है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। तो उसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम जो है उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 1 अगस्त को पब्लिश हुई। तो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने इलेक्शन कमीशन से जो को नोटिस भेजा है कि जो 65 लाख वोटर्स का जो है डिलीशन हुआ है उसका डिटेल्ड रीज़न बताया जाए। और इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग 12 अगस्त को है। तो एडवोकेट्स ने बेसिकली जिन्होंने पिटिशनर्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस पर अर्जेंट हियरिंग मांगी। और उनका कहना है कि जो ये डिलीट हुए हैं नेम्स, उनके पीछे का रीजंस जैसे कि जो है डेथ, परमानेंट माइग्रेशन, डुप्लीकेशन या फिर अनट्रेसेबिलिटी जो है ये सब हैं, है ना। और ड्राफ्ट रोल जो पब्लिश हुआ है उसमें इंडिविजुअल रीज़न जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या फिर बूथ वाइज मेंशन नहीं किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लोग हटाए गए हैं, है ना, और कितने लोग हटाए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो और क्या मांगा गया है कि जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और बूथ वाइज लिस्ट मांगी गई है इन 65 लाख वोटर्स के लिए, है ना, जिनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए। और लिस्ट ऑफ वोटर्स जिनके जो है जो बूथ लेवल ऑफिसर्स ने नॉट रिकमेंडेड करके उनको डिलीट किया, तो उसका भी लिस्ट मांगी गई है। जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने जिन पे नॉट रिकमेंडेड मार्क लगा दिया है। और पिटिशनर्स का आर्गूमेंट है कि इलेक्शन कमीशन के पास डेटा अवेलेबल है लेकिन पब्लिक को डिटेल्ड ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है। और वोटर डिलीशन ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है ये लिस्ट पब्लिश करना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे E20 फ्यूल ब्लेंड कंट्रोवर्सी के बारे में है। तो क्या होता है E20? ये बेसिकली E20 फ्यूल ब्लेंड में जो है 20% एथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है ना। तो एथेनॉल जो है वो आता है कहाँ से? शुगर केन से और राइस से और मेज़ से, और ऐसी कई चीज़ों से आता है ना। तो सोशल मीडिया आउटरीच जो है इस पे किया गया कि इससे जो है माइलेज कम होता है और कोरोजन होता है। तो वही जो है नितिन गडकरी ने बेसिकली बोला है कि ओल्ड व्हीकल्स पे ये टेस्ट किया गया 1 लाख किलोमीटर चला के, और कोई भी डैमेज नहीं हुआ या प्रॉब्लम नहीं आई E20 के यूज़ से। और तो जो इसका रोल आउट है E20 कंपैटिबल न्यू व्हीकल्स का, वो स्टार्ट हो सकता है अप्रैल 2025 से। और कॉस्ट और माइलेज की बात करें तो उन्होंने बोला कि हाँ 5 से 6% का माइलेज ड्रॉप आ सकता है। और लेकिन एथेनॉल जो है वो चीपर है और ओवरऑल सेविंग्स गारंटीड नहीं है यूज़र को। और तो इससे होगा क्यों वाई टू प्रमोट एथेनॉल कि एक तो जो है 22 लाख करोड़ का जो है इंपोर्ट बिल, जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ग्रो कर सकेगा विद लोअर पॉल्यूशन, है ना। तो पॉल्यूशन लोअर होगा और बेटर इनकम फॉर फार्मर्स।
और अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत के साथ, सेल्फ रिलायंट इंडिया के साथ, है ना। तो अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में। गडकरी जी पार्ट थे डेलीगेशन के ब्राज़ील, जिन्होंने भेजा गया था बायोफ्यूल स्टडी करने के लिए, और एम्फेसाइज किया गया था इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट द नेशंस फ्यूचर, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सर्जिंग कोकोनट ऑयल प्राइसेस इन केरला, आयुर्वेदिक ड्रग मेकर्स मैन्युफैक्चरर कॉस्ट गो थ्रू द रूफ। तो कोकोनट प्राइसेस जो है साउथ इंडिया में लगभग बढ़ गए हैं, लगभग 450 रुपये पर लीटर हो गया है 2025 में, जो कि पहले 150 से 160 रुपये पे मिलता था। तो केरला की आयुर्वेदिक इंडस्ट्री जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए की है, और 800 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है जॉइंट पेन ऑयल या मसल स्ट्रेन या एंटी डंड्रफ जो है ऑयल बनाते थे। तो उन्होंने बोला कि जो है कई जो मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि जो है ये मेजर करेक्शन के बिना इसमें उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और प्रोड्यूसर जो है वो बेसिकली पूरे इसमें से जो है लगभग 225 रुपये लोन जो है सिर्फ कोकोनट ऑयल में लग जाता है, फिर एडिशनल कॉस्ट रहती है उसको, डीलर कमीशन, पैकिंग, फ्यूल, ये सब। तो पूरे एंटायर साउथ इंडिया में इस टाइम कोकोनट ऑयल शॉर्टेज है। पहले क्राइसिस जो है मैनेज किया जाता था थ्रू इम्पोर्ट्स, है ना, और अभी ये स्कार्सिटी वाइड स्प्रेड है साउथ इंडिया में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डोवल टू विजिट मॉस्को एज ट्रम्प इम्पोजेज एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया। तो यानी से अजीत डोवाल जो है बेसिकली ये मॉस्को में रशियन ऑफिशियल से मिलने वाले हैं, और ये विज़िट एक दिन बाद आ रहा है जब यूएस ने इंडिया पर जो है 25% एडिशनल जो है वो टैरिफ लगा दिया है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्शन को एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बताया है, और अजीत डोवल जी का विज़िट जो है पहले से प्लान था, लेकिन यूएस प्रेशर के बावजूद इंडिया ने विज़िट जो है वो कैंसिल नहीं किया। इससे सिग्नल मिलता है कि इंडिया अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट है। और तो बेसिकली विज़िट का मेन एम है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इंडिया विज़िट की तैयारी करना, क्योंकि इंडिया आने वाले हैं, और इंडिया रशिया से जो है बेसिकली रशिया का सेकंड क्रूड ऑयल बायर है चाइना के बाद। और 2022 में बेसिकली जो है इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को मल्टीफोल्ड बढ़ाया। पहले प्री कोविड रशिया से जो इंपोर्ट करता था वो लगभग 0.2% के आसपास ही करता था, लेकिन वही कोविड के बाद जो है इंडिया ने रशिया से 40% शेयर ऑयल जो इंपोर्ट है वो रशिया से बढ़ा दिया। और बाकी जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिफेंस की बात करें तो बचे हुए जितने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके डिलीवरी और स्ट्रैटेजिक डिफेंस टाइड्स पर जो है बात करेंगे। और S-400 मिसाइल डिफेंस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंडिया और पाकिस्तान टेंशन्स और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक मेजर रोल प्ले किया था, है ना। और तो इससे बेसिकली इस मंथ के एंड तक जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी मॉस्को विजिट पर जाएंगे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तमिलनाडु में बेसिकली एक स्कीम चल रही थी, है ना, जिसका नाम है गोलादन स्टालिन, यानी कि वहाँ के सीएम के नाम पे रखी गई थी। तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो हाई कोर्ट ने बेसिकली इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, है ना, नाम यूज़ करने में स्कीम के। तो वही सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया, है ना। तो बोला सुप्रीम कोर्ट बोला देश भर में पॉलिटिकल लीडर्स के नाम पर स्कीम चलती हैं, सिर्फ एक पार्टी या लीडर को टारगेट करना पॉलिटिकल मोटिव दिखाता है ना। और बोले कि अगर सच में मिसयूज़ की चिंता होती तो पिटिशनर सभी लीडर्स के नाम वाली जो स्कीम्स चल रही हैं उनको चैलेंज करता, ना कि सिर्फ एक की। फिर यहाँ पे मोदी टू मीट जापानीज़ पीएम एज अ पार्ट ऑफ एशिया आउटरीच। तो पीएम मोदी अगस्त एंड तक जापान जा सकते हैं और वहाँ के पीएम से मिलने, और ये बेसिकली क्वाड का ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा। क्वाड के जो है थ्रू जो है इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजी बैलेंस बनाए रखने की कोशिश होगी। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर को चाइना में है। कई सारे एससीओ मेंबर नेशंस के लीडर्स वहाँ होंगे, लेकिन अभी तक पीएम मोदी का पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं हुआ है। और तो इंडिया और यूएस में जो टाइज है में फ्रिक्शन है रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने को लेके, उसके चलते नए अलायंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इंडिया, है ना। और जापान और जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और दिखाता है टिल्ट टुवर्ड ईस्ट एशिया आउटरीच की तरफ इंडिया का। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ मैरीटाइम लॉज। तो यहाँ पे 2 बिल्स जो है पास कर दिए गए हैं राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल
2025, है ना। और दूसरा जो बिल है वो है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। तो जो पहला बिल है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, ये जो है रिप्लेस करेगा पहले का जो एक्ट है 1925 वाला। और ये बेसिकली इसका एम होगा कि मैरीटाइम जो ट्रेड है उसको सिंप्लीफाई करना, है ना, और लिटिगेशंस को रिड्यूस करना, और कार्गो मूवमेंट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, है ना। ये इसका एम है पूरे बिल का। और सी बेस्ड ट्रेड जो लॉज हैं जितने भी, उनको मॉडर्न और बिजनेस फ्रेंडली बनाने का एम है इस बिल का पूरा। फिर जो नेक्स्ट बिल है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, ये क्या कर रहा है, ये 1958 का जो आउटडेटेड लॉ है उसको रिप्लेस करेगा, है ना। और इसको फ्यूचर रेडी और जो को प्रोग्रेसिव लॉ बनाया गया है। इंडिया को एक ट्रस्टेड मैरीटाइम जो है हब बनाने की बात हुई है इसमें, है ना। और इंटरनेशनल मैरीटाइम स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग लीगल फ्रेमवर्क को अलाइन करेगा ये। तो ये इस बिल का काम है। और ये जो कार्गो ऑफ गुड्स बाय सी बिल है ये राज्यसभा में पास हो गया है। मर्चेंट शिपिंग बिल ये लोकसभा में पास हो गया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आधार फेस आईडी कैन इंश्योर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी सेंटर। तो आईटी मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बताया कि आधार जो फेस ऑथेंटिकेशन है उससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी, है ना। और एस्पिरेंट्स को जो है का ट्रस्ट वो और मजबूत होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी, है ना। तो कैसे काम करता है कि एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स को फेस मैच किया जाता है आधार एनरोलमेंट के समय, जो भी लिया गया था फ़ोटो उससे। और लाइवलीनेस चेक भी होता है जिसमें जो है लाइव कैमरा का यूज़ होता है। जितने भी एस्पिरेंट्स के जो है फिंगरप्रिंट जो है वॉर्न आउट हो गए हैं, उस वजह से होने वाले जो ऑथेंटिकेशन फेलियर से उसका सॉल्यूशन हो सकता है ये आधार ऑथेंटिकेशन। तो कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसको यूज़ करने का प्लान बना रहे हैं। और जो ये UIDAI है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने स्पेशली उन लोगों के लिए फैसिलिटी प्रमोट किया है जिनके फिंगरप्रिंट्स ख़राब हो गए हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फिशिंग गियर अ मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन अलॉन्ग इंडियन कोस्ट। तो एक स्टडी की गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इन्होंने मिलके। तो इसमें बोला गया कि इंडिया के कोस्ट पर जो माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। एक तो रिवराइन जो है इनपुट्स, यानी जो नदियों के ज़रिए आने वाला प्लास्टिक है वो। दूसरा जो है अबेंडेंड, लॉस्ट और डिसकार्डेड जो फिशिंग गियर्स हैं, जो छोड़ा गया हो या खो गया हो फिशिंग का जो सामान होता है, उससे सबसे ज़्यादा जो मैरीन पॉल्यूशन है वो हो रहा है। तो क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली जो है ऐसे प्लास्टिक्स जिनका साइज़ 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक होता हो, ठीक है। ये होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो उसी साइज़ में बनाए गए हों, जो पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे। सेकेंडरी जो बड़े प्लास्टिक से टूटने की वजह से हो जाते हैं, और वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। तो क्या डेंजर होता है इससे, एक तो मैरीन जो पॉल्यूशन है उसके लिए पॉइजनस रहता है, ठीक है। और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ट्यूमरस रहता है, ट्यूमर्स क्रिएट करता है। फूड चेन के थ्रू लोगों तक पहुंच जाता है माइक्रोप्लास्टिक। फिर अभी एक रिसर्च हुई थी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें बोला गया कि 10 टाइप ऑफ जो है सॉल्ट्स और शुगर पे टेस्ट किया गया, शुगर पे। तो हर सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक मिला, फाइबर्स, पैलेट्स, ये सब। नीड क्या है कि स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट लॉज स्पेशली अलॉन्ग रिवर्स एंड फिशिंग जोन्स। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, डिकोडिंग चाइना द लेसन्स फॉर अ वल्नरेबल इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फॉक्सकॉन बेसिकली एक जो एप्पल के आईफोन्स बनाता है इंडिया में, उसने बेसिकली यहाँ पे ये एक चाइनीज़ कंपनी है, ये आईफोन्स बनाती है इंडिया में। इसने लगभग 300 से ज़्यादा चाइनीज़ इंजीनियर्स को सडनली चाइना ने वापस बुला लिया है, उनको हटा दिया गया है। और ये इंजीनियर्स बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटका में के प्लांट्स में काम कर रहे थे जहां आईफोन 17 का प्रोडक्शन हो रहा है। और चाइना का इस एम क्या है कि ये सिर्फ एक रीशफल नहीं बल्कि चाइना का एक स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है। और इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसको स्लो करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्लस ट्रेनिंग का फ्लो जो है रोकने के लिए ये चाइना का स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है।
तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया अभी भी जो है हाई एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना पे डिपेंडेंट है इंडिया की, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, रेयर अर्थ मटेरियल हो गए, ये सब कुछ चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है। दूसरा, चाइनीज़ इंजीनियर प्रोडक्शन लाइन सेट करते हैं और मशीन कैलिब्रेट करते हैं। उनका हटाया जाना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक झटका दे सकता है। तो चाइना अपने ग्लोबल डोमिनेंस को प्रोटेक्ट जो है करना चाहता है, जैसे रॉ मटेरियल पर कंट्रोल करना चाहता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से बचना चाहता है, चीप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो है मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। तो इंडिया के लिए क्या सीख है कि मेक इन इंडिया जो स्लोगन है तभी सक्सेसफुल होगा जब अपने इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस है उनको स्किल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो लोकल सप्लाई चेन्स हैं उनको वो बनाई जाएंगी और पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स जो है वो दूर किए जाएंगे, तभी जो है मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा। तो चाइना ने बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया है और अब इंडिया को डिसीजन लेना है क्या करना है। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे, गवर्नमेंट मस्ट मॉनिटर सिल्ट एक्यूमुलेशन एट वल्नरेबल पॉइंट्स स्लीपिंग डिजास्टर्स। तो उत्तराखंड के धराली टाउन में जैसा कि पता है हमें कि 6 अगस्त को भयानक बाढ़ आई और खीर गंगा रिवर में जो है टॉरेंशियल बारिश के बाद जो है वाटर डेब्रिस सिल्ट एक बड़ा मास अचानक आया और अब तक उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज़्यादा लोग जो है लापता हैं। कुछ इंडियन आर्मी पर्सनल्स भी शायद इसमें शहीद हो गए हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि जो है स्टेट ऑफिशियल्स ने इससे पहले तो ये क्लाउड बर्स्ट बोला था कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ है ये, लेकिन आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट तब माना जाता है जब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा के एरिया में विद इन 1 आवर और 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए 1 घंटे में, तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर एक्यूरेट जो रडार सिस्टम नहीं है ना, तो कंफर्म नहीं कर सकते। और ये कोई फ्रीक एक्सीडेंट नहीं था, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे इवेंट फ्रीक्वेंट हो गए हैं और 3 से 5 अगस्त के बीच डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 30 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हुआ। हिमालयन टेरेन, लूज सॉइल और हैवी जो है रेन मिल के ये डिज़ास्टर बन गया और हिल एरियाज़ में जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं या डेब्री क्रिएट हो रहा है ना, इसने भी डिज़ास्टर को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं ये सारी चीज़ें। तो क्लाउड बर्स्ट कहकर स्टेट अपनी जिम्मेदारी से बच जाती है। इस सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रेयर्स और डीप सैडनेस लिखकर सिंबॉलिक जो है कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन असली काम है रिस्क असेसमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी जो है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें बोलते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या देते हैं कि इमीडिएट जो है रिलीफ ऑपरेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर डेब्री और जो सिल्ट एक्यूमुलेशन है उसका रिव्यू करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को हिमालयाज़ में और भी बूस्ट करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है इकोलॉजिकल ऑडिट होना चाहिए, जितने भी चल रहे हैं या होने वाले हैं, है ना। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बोलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, जुडिशियल लोअर एज, द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स ऑन राहुल गांधी थ्रेटन डेमोक्रेटिक डिसेंट। तो अपोजिशन लीडर जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। तब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बोला कि अगर राहुल गांधी ट्रू इंडियन होते तो ऐसी बात नहीं करते। तो इस आर्टिकल में ये क्वेश्चन है कि क्या ये रिमार्क जो है एक जस्टिस का ये सही है। कोर्ट का काम है कि वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला लेना, ना कि ये तय करना कि कौन सच्चा देशभक्त है। और डेमोक्रेसी में ट्रू इंडियन वही होता है जो सच बोलता है और सरकार से, गवर्नमेंट से सवाल करता है और अकाउंटेबिलिटी मांगता है ना, बिना डर के। तो ये इसमें बोला गया है। तो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो क्या था कि 2020 का गलवान जो वैली क्लैश हुआ था, पर उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें नुकसान पहुंचाया और सरकार ने ग्राउंड रियलिटी को छुपाया है। तो ये बोलते हैं कि एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है जो कि ऑपोजिशन का अधिकार है। इसे राष्ट्रद्रोह या एंटी नेशनल कहना फ्री स्पीच पर जो है अटैक है ना। और एविडेंस क्या कहता है कि सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, जर्नलिस्ट और एमपी और मिलिट्री सोर्सेज ने भी बताया है कि चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर स्टेटस को जो है वो चेंज हुआ है और ईस्टर्न लद्दाख में कुछ पेट्रोल पॉइंट्स
जो है इंडिया के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं और लोकल ग्रेजियर्स अब जो है ग्रेजिंग लैंड्स यूज़ नहीं कर पा रहे है ना। और डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं अप्रॉक्स 2000 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया के एक्सेस से बाहर जा चुका है। तो बोलते हैं कि इंडिया, तो राहुल गांधी ने इसमें जो है कुछ नया या झूठा नहीं बोला और पब्लिक डोमेन में ही ये सारे सबूत अवेलेबल हैं। तो कोर्ट के ऐसे रिमार्क्स से नुकसान क्या होता है, इस आर्टिकल में बोलते हैं कि जो फ्री स्पीच है और जो डिसेंट है, ये बेसिकली डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, है ना। और कोर्ट को न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहकर काम करना चाहिए और पैट्रियोटिज़म का स्केल सेट करने से बेसिकली जुडिशियल क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। और तो ऐसे रिमार्क से प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑपोजिशन के सवाल उठाने का अधिकार वो कमज़ोर होता है और फ्यूचर में जो है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को भी कंट्री के अगेंस्ट बोला जा सकता है। और जुडिशरी का काम मॉरल जजमेंट देना है, ना देना नहीं है ना, बल्कि जो है कानूनी फ़ैसला जो है वो करना है कि लॉ के हिसाब से फ़ैसला किया जाए। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बोलते हैं। बायोचार बेसिकली प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है पहले। तो ये एक टाइप का चारकोल होता है जो कि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनाया जाता है। तो बोलता है इंडिया की जो है हर साल 600 मिलियन टन जो है ये एग्रीकल्चरल रेजिड्यू और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि 600 मिलियन टन एग्रीकल्चरल रेजिड्यू और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट करता है, लगभग 60 मिलियन टन। तो इसका 30 से 50% यूज़ करके जो है वो बायोचार बन सकता है। कितना बायोचार, लगभग इसको यूज़ करके 15 से 26 मिलियन टन तक का बायोचार बनाया जा सकता है। तो अब इस बायोचार से बेसिकली क्या किया जाता है कि जो है कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन को हटाया जा सकता है एनवायरनमेंट से, है ना। और जो है बेसिकली बायो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, बायो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बायो ऑयल ये बेसिकली जो प्रोड्यूस होगा ये रिप्लेस करेगा जो हमारा डीजल और केरोसिन को, ठीक है। तो अब बोलते हैं इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिन गैस बनता है इससे, सिन गैस से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बन सिंक की तरह काम कैसे करता है ये कि बायोचार जो है वो सॉइल में कार्बन को 100 to 1000 ईयर्स तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन जो है ये सॉइल में बायोचार 100 से 1000 साल तक स्टोर कर सकता है। इससे जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है और जो वेस्ट वाटर सेक्टर में इससे काम लिया जा सकता है। एग्रीकल्चर में कैसे काम लिया जा सकता है, जो कि ड्राई सॉइल्स मान लीजिए, तो ड्राई सॉइल्स में जो है पानी का पेनिट्रेशन वो इससे बढ़ता है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका भी जो है एमिशन कम होता है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। और इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो मॉडिफाइड बायोचार से एग्जॉस्ट गैसेस से जो है CO2 को कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन अभी एफिशिएंसी इसकी कम है। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में 2 से 5% बायोचार मिलाने से स्ट्रेंथ और जो हीट रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है ना। और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर हो सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में लगभग 1 kg ऑफ बायोचार से 200 से 500 लीटर तक का वेस्ट वाटर ट्रीट किया जा सकता है ना। तो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस इसमें बताते हैं कि जो स्टैंडर्ड फीडबैक मार्केट है और कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम इनकी कमी है और अवेयरनेस बहुत लो है इनकी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनसफिशिएंट है और बिज़नेस मॉडल और मार्केट एडॉप्शन भी अभी नेसेंट स्टेज में है। और एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी सेक्टर में भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये सारे चैलेंजेस बताते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में ये बोलते हैं कि जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रीजन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स वो डेवलप करने होंगे और बायोचार को कार्बन क्रेडिट सिस्टम में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना होगा। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, बायो एनर्जी और क्लाइमेट स्ट्रेटजीज़ में उसको ये दोनों चीज़ें क्लाइमेट स्ट्रेटजीज़ में इंक्लूड करनी होंगी। और गांव में प्रोडक्शन यूनिट्स जो है लगाने होंगे। 5.2 लाख रूरल जॉब्स जो है इससे क्रिएट हो सकती हैं, है ना। तो बायोचार एक मैजिक सॉल्यूशन नहीं, लेकिन एक साइंस बेस्ड मल्टी सेक्टोरल टूल है जिससे इंडिया अपने क्लाइमेट और डेवलपमेंटल गोल्स दोनों अचीव कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होल्ड्स रेपो रेट एट
5.5% मेंटेन्स जीडीपी ग्रोथ एट 6.5%। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने रेपो रेट को जो है 5.50% पर ही बिना बदले रखा है और अपना न्यूट्रल स्टैंस रखा है। न्यूट्रल स्टैंस कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है कि जो है आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट ना तो जो है बढ़ा रही है और ना ही घटा रही है ना, बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए बैलेंस जो है बनाए रखना चाहती है। तो ये न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है। और बाकी की रेट्स भी अनचेंज है, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25% पे है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज और बैंक रेट जो है बैंक रेट ये बेसिकली 5.75% पे है। तो आरबीआई का मेन गोल क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसको जो है 4% के आसपास करना ±2%, और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल सिचुएशन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट जो है इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हो गए, ट्रेड इश्यूज़ हो गए और इन्फ्लेशन। इन सब से जो है कुछ कंट्रीज़ में ये सब वापस बढ़ रहा है। और डोमेस्टिक फ्रंट पर जो है इंडिया की जो ग्रोथ है वो जो है रेजिलिएंट दिख रही है, और मतलब इकॉनमी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो एक्सटर्नल डिमांड और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी अभी भी रिस्क जो है उससे बना हुआ है। और जो आरबीआई का ग्रोथ फोरकास्ट है वो बेसिकली 2025-26 के लिए कि जीडीपी ग्रो हो सकती है 6.5% से। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया इज़ डूइंग बेटर देन यूएस हैज़ रोबस्ट ग्रोथ रेट। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने जो है कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे कि यूएस चाइना टैरिफ वॉर हो गया, उसका इफेक्ट पहले ही ग्रोथ फोरकास्ट में शामिल किया जा चुका है। और पहले जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए 6.7% था, जिसे अब घटाकर 6.5% कर दिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट का जवाब देने का सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ है यूएस से ज़्यादा है, और आईएमएफ के हिसाब से जो है इंडिया का ग्रोथ जो है 6.4% है, जबकि जो ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो वो लगभग 3% ही है। और इंडिया का जो ग्लोबल ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 18% है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो सिर्फ यूएस जो है 11% ही कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रोथ में। और गवर्नर ने बोला कि इन्फ्लेशन पर जो है इन्फ्लेशन पर बाहर के फैक्टर्स जैसे कि टैरिफ वॉर्स हो गए, उसका कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर सेल्फ रिलायंट है, ऐसा इनका बोलना है। और अगर इंडिया रशिया से और क्रूड ऑयल लेना बंद कर दे तो भी इन्फ्लेशन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा इनका बोलना है। और उन्होंने क्लियर किया कि यूपीआई यूज़र्स को भी कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सब्सिडी दे रही है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फी वेवर ऑफ सोलर एंड विंड टू हिट 26 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो 30 जून 2025 के बाद जो सोलर और जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 100% इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज वेवर मिल रहा था। इस वेवर को ये वेवर अब जो है वो ख़त्म हो गया है, और ये प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए। डिले का रीज़न प्रोसीजरल इश्यूज़, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। और ये एक बड़ा इंसेंटिव इनको मिलता था, इसने जो है सोलर और विंड पावर को दूसरे स्टेट्स में बनाने में हेल्प की, क्योंकि ट्रांसमिशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता था। तो वेवर ख़त्म होने के बाद इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और कैश फ्लो पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और नए डेवलपर्स के लिए जो है वो विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स बनाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो वेवर को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अभी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, पुतिन होल्ड्स कंस्ट्रक्टिव टॉक विद यूएस एनवॉय अहेड ऑफ सैंक्शन डेडलाइन। तो बेसिकली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो ऑफिशियल जो यूएस के एनवॉय हैं उसके साथ मॉस्को में डिस्कशन किया। और जबकि यूएस ने रशिया को यूक्रेन वॉर रोकने के लिए फ्राइडे तक का अल्टीमेटम दिया है, और अगर रशिया ने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। शायद चाइना और इंडिया पर भी जो है सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। तो रशिया ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स और भी तेज़ कर दिए हैं यूक्रेन में, और पुतिन ने बेसिकली अपने पोजीशंस पे सिग्नल एक्सचेंज किए दोनों ने, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उन्होंने यूएस को बोला है कि ज़्यादा प्रेशराइज़ करे रशिया को सीज़ फायर के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में, इजरायली मिलिट्री इज़ डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑन गाज़ा। तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो भी डिसीज़न गवर्नमेंट लेगी उसे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जो है आर्मी एग्जीक्यूट करेगी।
चाहे वो गाज़ा का बेसिकली फुल मिलिट्री ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो। और उन्होंने बोला कि हमास के एरियाज़ को एनसर्कल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ फुल्ली ऑक्यूपाइंग होल गाज़ा। तो पीएम नेतन्याहू ने कहा कि जो है जब तक हमास पूरी तरीके से डिफीट नहीं होती तब तक गाज़ा में अभी भी हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने बोला कि बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि उन्हें गाज़ा के फुल ऑक्यूपेशंस के प्लान्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये डिसीजन जो है इजराइल का अपना मैटर है। तो ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई होने के चांसेस दिख रहे हैं, और स्पेशली गाज़ा सिटी और रिफ्यूजी कैंप्स जैसे डेंस एरियाज़ में जहाँ हॉस्टेजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से कवर किया, है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।